बच्चों नमस्ते बच्चों। तो जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट तक बात कर लिया था बच्चों। तो आगे आज हम लोग को जो कि द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, जो कि द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों जी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे बच्चों, और जो बेल आइकन बटन माइनर स्टडी का उसको दबाना ना भूले बच्चों। तो आगे हम लोग बात करते हैं, जो कि दी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करना है। तो इसमें लिखना है बच्चों जी इट इज हम लोग इसको जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है इसको और भी नाम देते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि इसको ये भी नाम देते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, जो कि इसको हम लोग इट इज़ ये और भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि इट कंसिस्ट्स ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस होता है। ये क्या कंसिस्ट करता है? जो कि हाईली आयोनाइज्ड गैस होता है वो। और जी इसमें हम लोग जो कि इन विच आगे लिख सकते हैं, इसमें इन विच द पार्टिकल्स एग्जिस्ट, जो कि इसमें जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। तो ये लिखा हुआ है जो कि ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या, जो कि ये कंसिस्ट करता है हाईली आयोनाइज्ड गैस, और जो कि पार्टिकल्स होता है वो सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में, इसमें जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर इसमें पाया जाता है। और ये हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इट इज़ फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो इट इज़ फाउंड इन जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होता है सॉरी बच्चों। तो ये कहाँ पाया जाता है? जो कि इट इज़ फ्लोरोसेंट, जो कि एक ट्यूब होता है उसमें, एंड नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें। ये जो कि द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है, जो कि नियॉन। और इसको हम लोग आगे पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इट इज ऑल्सो क्या प्रोड्यूस करता है? इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द, ये सन में भी जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है वो पाया जाता है। एंड सन में, स्टार्स में, स्टार्स और स्टार्स में किसके कारण? ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण, और जो कि अगला हेडिंग हो गया जो कि आगे देखेंगे जो कि बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों जो कि अब हम लोग बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट बी, इसी के बारे में देखने जा रहे हैं बच्चों, पढ़ेंगे बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट, इन 1920 में जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट था सत्येंद्र
नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, क्या नोट किए थे? नोटेड ऑन दी बेसिस ऑफ हिज स्टैटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर ये जो कि सत्येंद्र नाथ बोस है वो BEC यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को कैलकुलेट किए थे। तो कैलकुलेशंस जो कि कैलकुलेशन क्या दिए थे? ये दिए थे दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिफ्थ, ये हम लोग को जो कि फिफ्थ कंसेप्ट है जो कि दी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो कंसेप्ट फिफ्थ स्टेट जो कि सॉरी बच्चों जो कि ये फिफ्थ स्टेट होता है मैटर का, वो उसके बारे में जो कि सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन साइंटिस्ट है वो दिए थे। तो कंसेप्ट ऑफ जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आगे हम लोग आइंस्टीन टू प्रिडिक्टेड जो कि आइंस्टीन थे वो प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी किए थे जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ स्टेट जो कि इस तरह के जो स्टेट होता है उसको ये प्रिडिक्ट किए थे जो कि भविष्यवाणी किए थे, जो कि बाद में ये सच हुआ जो कि लेटर 3 अमेरिकन जो कि बाद में जो 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक इसका जो खोज किए थे, सक्सेडेड इन जो कि सफलता हुए क्या ऑब्टेनिंग दिस, इस टाइप का जो स्टेट था उसको दिस स्टेट बाय सुपर कूलिंग ऑफ गैसेस, जो गैसेस का सुपर कूलिंग होता है उसके तरह, ऑफ एक्सट्रीमली लो जो कि लो डेंसिटी में हो। और इसको हम लोग जो कि इस स्टेट को हम लोग क्या नाम दिए? दिस स्टेट नोन एज बोस, इसीलिए ये भविष्यवाणी किए थे इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। कंडेंसेट BEC जो कि ये जो आइंस्टीन है वो खोज नहीं किए थे बच्चों, लेकिन उस जो आइंस्टीन थे वो प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी कर चले गए थे। तो जो बाद में जो 3 अमेरिकन साइंटिस्ट है वो इसको जो ये सुपर कूलिंग ऑफ गैसेस है ये थ्योरी बाद में उसको सच साबित हुआ और इसीलिए इसको नाम जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। तो जो कि 1920 में जो हमारा इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस वो नोट किया था जो कि बेसिस जो स्टैटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर, और वो कंसेप्ट दिया था आगे का जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ तो यहाँ पे दी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर हो गया और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। और बाद में जो कि ये जो आइंस्टीन है वो प्रिडिक्ट यानी जो भविष्यवाणी कर चले गए थे, तो बाद में जो हमारा अमेरिकन साइंटिस्ट है वो इसके बारे में पढ़ा और उसका जो आगे का थ्योरी है जो कि ऑब्टेनिंग दिस बाय सुपर कूलिंग ऑफ गैसेस के जो थ्योरी है, और बाद में जो कि लो डेंसिटी होता है और इसलिए जो थ्योरी है उसको नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। ये हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। अब हम लोग जो कि लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है बच्चों जो कि लैटेंट हीट। तो यहाँ तक हमने जो कि दी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर और जो कि दी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC के बारे में देखा। अब हम लोग जो कि लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट के बारे में देखेंगे जो कि दी लैटेंट हीट। तो अगला हेडिंग डालना है हम लोग को लैटेंट हीट। तो लिखते हैं लैटेंट हीट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो लैटेंट हीट के बारे में लिखेंगे क्योंकि दी अमाउंट
द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट हीट के लिए रिक्वायर होता है, जिस अमाउंट को हीट के लिए रिक्वायर होता है क्या, टू चेंज द स्टेट, कोई भी स्टेट हो, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट, चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, हम लोग लिखते हैं पहले उसके बाद समझते हैं बच्चे इसी तरह से। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, और तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो कि लेटेंट हीट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ डेट, उस सब्सटेंस का जो लेटेंट हीट है उसको वो बोलते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है, जो अमाउंट, जो जितना अमाउंट रिक्वायर पड़े, जो कि किसके लिए, जो रिक्वायर्ड होता है हीट को जो चेंज करने के लिए, जो स्टेट होता है, जो हीट रिक्वायर हो, जो जैसे बच्चों ये मैटर हो गया, जो एक प्रकार का स्टेट ऑफ मैटर, इसको जितना हीट यानी जितना हीट जो कि ज़रूरत हो इसको चेंज करने के लिए, इसको जो कि ये हो गया, जैसे इसको अगर मेल्ट करना है तो जितना हीट इसको जो ज़रूरत पड़े चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, जो कि एक यूनिट मास हुआ, इसको जितना हीट ज़रूरत पड़े इसको चेंज होने के लिए, उसको हम लोग लेटेंट हीट देंगे। तो उसको हम लोग क्या देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस और विदाउट एनी, यानी किसी कोई भी चेंज इन टेम्परेचर, और ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारा लेटेंट हीट। आगे हम लोग जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसके बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये था लेटेंट हीट, जो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, कोई यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक सब्सटेंस हो गया और इसको यहाँ पे रखे हुए बच्चों और हीट दे दिए, और जो हीट यानी प्रोड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर में कोई यानी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, और जो अमाउंट हुआ इसको जो गलाने का यानी मेल्ट करने का उस स्टेट को होता है, उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट जो कि फ्यूजन का लेटेंट हीट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, तो द अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to change, the amount of heat required to change the state of, change the state of unit mass, change the state of unit mass of a solid into liquid विदाउट किसी भी, विदाउट एनी चेंज, यानी टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज नहीं हो, उसको हम लोग लेटेंट बोलेंगे, लेटेंट हीट। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जो अमाउंट होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, जो हीट का अमाउंट यानी जो अमाउंट ज़रूरत पड़ेगा, जो हीट का अमाउंट जो ज़रूरत पड़ेगा किसको, स्टेट ऑफ जो यूनिट मास हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरत होगा, जो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, और बिना कोई टेम्परेचर में हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं करना, कम, जो जिस तरह से टेम्परेचर जैसे 5 डिग्री सेल्सियस पर रखे तो यहाँ पे रखना है, और उसी तरह के बिना विदाउट एनी, और आगे जाकर 10 नहीं कर देना, बिना विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर के बिना, जो अमाउंट जो अमाउंट हीट का जो ज़रूरत होगा जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगला है जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वो देखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, इसमें जो अमाउंट हीट का रिक्वायर्ड पड़े, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ और लिक्विड, जो कि लिक्विड टू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना कोई भी टेम्परेचर में चेंज किए हुए टेम्परेचर, उसको हम लोग कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नाम देंगे। तो यहाँ पे भी वही है, जो कि जो अमाउंट हीट का जो ज़रूरत पड़ेगा, जो कि किस में, लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए, बिना जो कि टेम्परेचर में छेड़छाड़ किए हुए, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। और आगे जो कि ड्राई आइस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि ड्राई आइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस, तो ड्राई आइस के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ड्राई आइस, और इसमें हम लोग लिखते हैं जो कि ड्राई आइस क्या होता है। तो ड्राई आइस में लिखेंगे जो कि वेन, जब हम लोग वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करते हैं, कूल्ड कितने पर, एट -78 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करते हैं तो वो चेंज होता है, इट चेंजेज इनटू, जो कि सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, चेंजेज इनटू सॉलिड स्टेट, विच, जो कि कैसा दिखता है, विच लुक्स लाइक, जैसे आइस की तरह, लेकिन बट डज नॉट वेट, और वो भीगा नहीं होता। वो आइस की तरह तो दिखता है लेकिन वो जो कि भीगा हुआ नहीं रहता। वेट ऑन, जब हम लोग उसको छूते हैं तो वो पिघलता नहीं या वो घुला हुआ नहीं होता है। तो विच, तो उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस कॉल्ड एज, यहाँ एज हो जाएगा, कॉल्ड एज ड्राई आइस, उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। और अगला जो कि हेडिंग है, जो कि हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन और बॉइलिंग के बीच में, जो कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगला लिखते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो और यहाँ पे लिखेंगे जो कि इवेपोरेशन लिखते हैं, इवेपोरेशन, और यहाँ बच्चों बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकरिंग एट, कब होता है, जैसे जितने भी टेम्परेचर है, ऑल टेम्परेचर पर, जो कि इवेपोरेशन में स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से जो कि इवेपोरेट होने लगता है, अचानक से चेंज आता है, उसको हम लोग टेम्परेचर, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड में बॉइलिंग में हम लोग लिख सकते हैं बॉइलिंग का फर्स्ट, इट ऑकर्स एट, जो कि ये जो बॉइलिंग है वो फिक्स्ड पॉइंट पर बॉयल होता है। जैसे आप लोग जब चावल हम लोग बनाते हैं या घर में आप लोग देखे होइएगा
तो चावल जो है पहले हम लोग हीट पर रखते तो वो अचानक से जो कि बॉयल खोलने लगता है, वो थोड़ी देर लगभग 15 मिनट के बाद वो उसमें जो ड्रॉपलेट की तरह वो उड़ने लगता है, वो खोलने लगता है। उसको हम लोग जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट आता है, जो कि वो बॉइलिंग के लिए जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका हीट होने का, वो उसमें तो ये लिखा हुआ है बॉइलिंग में तब आएगा जो कि टॉकर्स, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा टेम्परेचर का, तभी वो बॉयल होगा। और इवापोरेशन ऐसा नहीं है, आप लोग जब ये बनाते हैं तो देखिएगा कि अच्छा जब हम लोग हीट पर रखते तो वो उसी के बाद जो इवापोरेट यानी जो वेपर वाटर वेपर वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है जो कि इट इज़ स्पॉन्टेनियस, जो कि अचानक सडनली जो चेंज होता है उसको इवापोरेशन, जो कि इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अचानक चेंज होता है, ये प्रोसेस है। तो इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकरिंग एट, जो कि कोई भी टेम्परेचर हो उस पर जो ये इवापोरेट होता है। और जो कि अब हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, इट ऑकर्स ओनली एट द, ये कब ऑकर होता है, ओनली एट द सरफेस ऑकर ओनली एट द सरफेस ऑफ द, जो कि लिक्विड का सरफेस होता है उसी पर ये ऑकर होता है। और जो कि अब सेकेंड इसमें लिखेंगे, इट ऑकर्स थ्रू आउट, इट ऑकर्स थ्रू आउट द mass of the liquid with the formation of bubbles। तो इट ऑकर्स थ्रू आउट दी मास, यानी जो जितने भी मास है उसके थ्रू आउट, यानी पूरे, जो कि पूरे हर हमेशा जो कि लिक्विड है वो फॉर्मेशन क्या, बबल्स फॉर्मेशन करता रहता है। इट ऑकर्स थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड विद द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, जो कि बॉइलिंग होता रहता है वो थ्रू, जब बॉइलिंग स्टार्ट होता है तो थ्रू आउट जब भी ये हीट होता रहेगा तो वह पूरे जो कि बबल्स की तरह वो फॉर्मेशन, जो कि बबल्स का फॉर्मेशन करता रहता है। हमने अभी बात किया था कि जब हम लोग चावल खाते हैं तो उसको चावल बनाते समय जो ऑकर होता है बबल, उसको हम लोग वही जो ये प्रोसेस है वही ऑकर, वही लिखा हुआ है, इट ऑकर्स थ्रू आउट द मास ऑफ लिक्विड, जो जितने लिक्विड है वो थ्रू आउट जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स का फॉर्मेशन करता रहता है। और इसमें जो कि इवापोरेशन में इट ऑकर्स ओनली एट द सरफेस, जो कि एक सरफेस होता है लिक्विड का उसी पर ये जो इट ऑकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड पर ऑकर होता है। और थर्ड हो गया इसमें इवापोरेशन में, इट कॉजेज, इसमें हम लोग इट कॉजेज कूलिंग इफ़ेक्ट, ये क्या कॉज करता है, कूलिंग इफ़ेक्ट। और इसमें बॉइलिंग में लिखेंगे, इट डज नॉट कॉज कूलिंग, ये कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं कॉज करता जो कि बॉइलिंग होता है। तो ये हमारा था जो कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग और इवापोरेशन में। और अगला है जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो कि क्या फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो अगला जो कि फैक्टर हो गया, जो फैक्टर क्या क्या फैक्टर उसके बारे में देखेंगे, कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो इसमें हेडिंग डालेंगे जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हेडिंग डालना है बच्चों जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हेडिंग डालते हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और उसमें हम लोग लिखेंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में हेडिंग डालना है बच्चों जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बारे में कौन कौन फैक्टर है, तो इसको जो कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, तो फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे बच्चों जो कि नेचर ऑफ दी, जो लिक्विड का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन को। तो जो कैसा है, जो अच्छी तरह का नेचर होगा जो लिक्विड का, उस पर ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रभाव पड़ेगा। तो लिखा हुआ नेचर ऑफ लिक्विड में जो कि अगर लोअर दी बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। ऑफ अ लिक्विड इज हायर
इट्स रेट ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी बच्चों हमने उल्टा समझ लिया, जो कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है, जो कि अगर लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हो गया, जब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका इवोपरेशन रेट है वो ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो उसका जो इवोपरेशन रेट है वो कम होगा। सॉरी हमने जो उल्टा बता दिया था आपको। तो नेचर ऑफ लिक्विड में अगर जब भी अगर जो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो हाइयर जो कि इवोपरेशन रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चों, जो कि लोअर यानी ये लोअर का हो गया साइन डिक्रीज, यानी जो कि अगर बॉइलिंग कम होगा तो हमारा जो इवोपरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। इवोपोरेशन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ये बॉइलिंग हो गया, अगर ये बॉइलिंग अगर अधिक है, ये बॉइलिंग अधिक हो गया, ये फर्स्ट ये सेकेंड, अगर तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये इवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था, और जो कि ये फर्स्ट फैक्टर था जो इफेक्ट करता है इवोपरेशन को। अब हम लोग जो कि सेकेंड फैक्टर है, जो कि सेकेंड फैक्टर क्या होता है, तो सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर ऑफ द, जो कि लिक्विड का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड, तो इसमें लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड में जो कि एच द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज तो रेट ऑफ इवोपरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड में जो कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड होना चाहिए। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड होगा तो जब भी हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा इवोपरेशन है वो भी इंक्रीज करेगा। ये सेकेंड इफेक्ट था। अब हम लोग जो कि थर्ड है, थर्ड के बारे में देखते हैं। थर्ड इफेक्ट कौन सा है, जो कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कैसा है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड में जो कि एज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, जब भी जो लिक्विड का सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो लिक्विड इंक्रीजेज, तो जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो अगर जब लिक्विड का जो सरफेस एरिया अगर वो बढ़ेगा तो हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा। तो एज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो कि फोर्थ पॉइंट ह्यूमिडिटी के बारे में, ये भी जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो उसका पॉइंट देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ द लिक्विड हो गया, टेम्परेचर जो सेकेंड इफेक्ट है वो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और थर्ड इफेक्ट किस पर, जो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। और जो कि फोर्थ इफेक्ट है जो कि लास्ट हो गया ह्यूमैनिटी हो गया, वो सॉरी बच्चों ह्यूमैनिटी मानवता होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में हम लोग लिखेंगे जो कि वेन, जब हमारा ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, वेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या था, तो ह्यूमिडिटी में लिखेंगे जब हमारा जो ह्यूमिडिटी है अगर वो बढ़ेगा, जब वेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, हमारा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवेपोरेशन है वो हमारा कम हो जाएगा। तो ये था बच्चों, तो ये हमारा जो 9th क्लास का जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग बच्चों, जो चैप्टर 1 क्लास 9th का वो आज हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की बात करेंगे बच्चों। तो ये हमारा जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का, वो ख़त्म हो चुका है बच्चों। तो और आगे का लेक्चर अगर इसका जो क्वेश्चन आंसर का अगर लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मुझे जो आगे का जो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो फिर से अगले लेक्चर में जो कि हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन आइकन बटन, बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि उसी से आपको आगे का जो भी नोटिफिकेशन, आगे का अगर लेक्चर आ गया, आगे का चैप्टर आ गया, या कोई भी पीडीएफ वगैरह और कोई भी और भी सारा जो भी नोटिफिकेशन है अगर चाहिए बच्चों, तो उसको बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि इसी से आपका जो आगे का अगर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा बच्चों। तो नमस्ते बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।